नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परानी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूरेथ्राइटिस। ये यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर जो आज से हमने चौथा सीरीज शुरू किया है, सीरीज 4 का पहला टॉपिक है। दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिटेल में मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम में जो पार्ट्स रहते हैं वो है 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। So, urethritis is an inflammation, that is swelling and irritation of the urethra, the tube that takes urine, that is pee, from your bladder to outside of the body. Typically, urethritis is caused by an infection, most commonly but not always cause is a sexually transmitted infection, that is STD, और sexually transmitted disease. तो किडनी में जो है वो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद जो है वो यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जमा होता है, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो आउट ऑफ द बॉडी जो है वो निकल जाता है। तो जो यूरेथ्रा है, जिस जहाँ से जो यूरिन है वो बाहर की तरफ बॉडी से जाता है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन या इरिटेशन या स्वेलिंग होती है उसे यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। देखा जाए तो जो इन्फेक्शन है कई कारणों की वजह से होता है, उसमें एक आध जो कारण है वो एसटीडीज़ भी हैं और एसटीडीआईज भी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो यूरेथ्राइटिस जो रहता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरेथ्राइटिस आर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इज कॉज्ड बाय गोनोरिया, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस दैट इज एनजीयू इज कॉज्ड बाय समथिंग अदर देन गोनोरिया। दिस कुड बी फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एसटीआई और फ्रॉम रिपीटेड इरिटेशन ऑफ द यूरेथ्रा। Non-specific urethritis, that is NSU, refer to urethritis that doesn't have a known cause. तो 3 तरीके के जो हैं वो यूरेथ्राइटिस के अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। एक तो है जो गोनोरिया, जो STI का एक प्रकार है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। उसकी वजह से अगर ये जो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। अगर ये उसकी वजह से नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि ये और STI है, या फिर बार बार जो किसी चीज़ की वजह से जो इरिटेशन हो रहा है, कि अंदर से कुछ लिक्विड की वजह आ रहा है, या फिर कपड़े की वजह से कुछ जो पहना हुआ है उसमें अगर कोई इरिटेशन हो रहा है बार बार, तो उसे नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस मतलब यह ऐसा एक यूरेथ्राइटिस है जिसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि यूरेथ्राइटिस जो है वो किस कारण की वजह से है, जिसके लिए फिर कुछ टेस्ट की जाती है, कुछ ट्रीटमेंट के पहले से कुछ जो है डायग्नोसिस की जाती है। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद पता चलता है कि ये किस कारण की वजह से यूरेथ्राइटिस है, तो उसे नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। उसके बाद आता है कि होम यूरेथ्राइटिस अफेक्ट, किससे ये अफेक्ट कर सकती है। एनी वन कैन गेट यूरेथ्राइटिस, हाउएवर देयर आर रिस्क फैक्टर फॉर यूरेथ्राइटिस, सम ऑफ देम आर being between the ages of 15 to 24, having more than one sexual partner, having unprotected sex, using items that might contain irritants such as deodorant, tampon, douche, spermicides or personal lubricants, experiencing trauma to your urethra. This could happen in an injury or by having something put up into the urethra like a urinary catheter. तो किसे हो सकता है वो देख लेते हैं कि 15 से 24 साल की उम्र के बीच के जो लड़के या लड़कियां रहती हैं उन्हें ये हो सकता है। एक से ज़्यादा अगर सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं एक से ज़्यादा, तो उसके साथ ये हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया है तो, या फिर जो इरिटेशंस हैं, कई लोग डिओड्रेंट लगा देते हैं, कोई सोप लगा देते हैं, कोई स्प्रे लगा देते हैं जेनिटल पार्ट पे, ताकि वहाँ पे कुछ जो है वो उन्हें लगता है कि यहाँ से फील होगा, साफ़ सफाई जो होगी उसकी अच्छी होगी, और उसे अच्छे से रखने के लिए अलग अलग जो केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विदाउट रिकमेंडेशन करने के बाद आप उसे लगा सकते हैं। स्पर्मिसाइड जो कॉन्डम्स के अंदर जो जेल लगा रहता है, किसी किसी को ये सूट होता है, किसी को नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी जो है यूरेथ्रा में जो है इन्फेक्शन हो सकता है। कई लोग जो रहते हैं कि जो कैथेटर लगाते हैं, कई जो बेड पे रहते हैं तो यूरिनेशन निकलने के लिए उन्हें कैथेटर लगाते हैं, या फिर किसी कारण से अगर यूरेथ्रा में जो कुछ इन्फेक्शन हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर हल्की चोट लगी है, तो ये भी जो कारण है उसकी वजह से यूरेथ्राइटिस हो सकता है। सिम्टम्स एंड कॉजेज देख लेते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ यूरेथ्राइटिस में इंक्लूड पेन वाइल पीइंग, दैट इज डायसूरिया, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज डायस्पेरुया, itchiness at a tip of urethra, penile discharge including pus or blood, pelvis pain. Men often have symptoms from gonococcal urethritis but women may not have symptoms. तो जो साइन और सिम्टम्स हैं
यूरिनेशन के वजह से जो यूरिन निकलता है, जो दर्द होता है, उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है पता चलता है। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जो दर्द होता है, उसके बाद इचीनेस होती है यूरेथ्रा में, जो एक खारिश होती है, खराश होती है। उसके बाद पेनाइल डिस्चार्ज होता है, कभी कभी पस या ब्लड निकलता है। उसके बाद पेल्विस रीजन में काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो ये काफ़ी जो अलग अलग साइन और सिम्टम्स हैं जो कि ये एक इंडिकेशन देते हैं कि यूरेथ्रा में या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नॉन गोनोकोलर यूरेथ्राइटिस के जो सिम्टम्स है वो पुरुषों में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, लेकिन औरतों में जो है वो नहीं देख पाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर अ कॉमन कॉज ऑफ यूरेथ्राइटिस। अपार्ट फ्रॉम गोनोरिया, अदर्स एसटीआईज आर रिलेटेड टू यूरेथ्राइटिस इंक्लूड्स क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनासिस और जेनाइटल हर्पिस। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है जो यूरेथ्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है गोनोरिया। इसके अलावा जो है वो है क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनासिस और जेनाइटल हर्पिस। However, you can also get urethritis from urinary tract infection, yeast infection, exposure to irritants like spermicide, douche or soap, squeezing your penis roughly, activities that put pressure on your urethra like riding a bicycle or some sexual acts, putting something up inside your urethra such as catheter to help your pee. तो इसके अलावा और कौन से जो रीजंस हैं जो यूरेथ्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो है एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन और एक्सपोजर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पर्मिसाइड्स, अगर ज़्यादा कॉन्डम्स अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो जो स्पर्मिसाइड्स जो जेल रहती है अंदर से, या कुछ ऐसे सोप्स जो कि यूरेथ्रा को सूट नहीं होते हैं या स्किन को सूट नहीं होते हैं, तो ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। स्क्वीजिंग योर पेनिस रफली, कई लोग जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे स्क्वीज मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है, या फिर स्क्वीजिंग की और अलग कारण भी हो सकते हैं, स्क्वीज करते हैं कोई पुरुषों में, तो ये कारण भी जो है जिसके लिए यूरेथ्राइटिस होने का एक कारण हो सकता है। एक्टिविटीज़ जो अलग अलग हैं, जो कई लोग जो है रफ साइकिल या फिर काफ़ी समय तक साइकिल चलाते हैं, या फिर ऐसी एरिया में ज़्यादा साइकिल चलाते हैं जहाँ पर जो रोड है प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है यूरेथ्राइटिस हो सकता है। उसके बाद जो है कि अगर यूरेथ्रा के ऊपर या फिर पेनिस के ऊपर जो कैथेटर लगाया जाता है पी निकलने के लिए, पेशाब निकलने के लिए, तो उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी यूरेथ्राइटिस हो सकता है। Is urethritis contagious? Urethritis itself isn't contagious, but the infection that causes it can be contagious. If you have urethritis caused by the STI, you should be treated for the STI. Your partner or partners should also be treated. If only one of you is treated, you will just keep passing the infection between you. मतलब क्या होता है कि जो यूरेथ्राइटिस जो रहते हैं, ये इसकी वजह, ये यूरेथ्राइटिस जो है वो कॉन्टेजियस नहीं रहता है। वो जिस कारण से हो रहा है, मान लीजिए किसी एसटीआई से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से अगर यूरेथ्राइटिस हो रहा है तो उसकी वो रहता है रिस्पॉन्सिबल यूरेथ्राइटिस के लिए। मान लीजिए अगर किसी को है तो जो एसटीआई की वजह से अगर किसी को यूरेथ्राइटिस हुआ है तो दोनों ही व्यक्तियों को, या फिर अगर मल्टीपल पार्टनर्स है तो सभी को एसटीआई ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर कोई एक ही व्यक्ति ले रहा है तो वो आपस में ही जो है वो एसटीआई जो यूरेथ्राइटिस जो है वो शेयर करते हैं। तो दोनों ही व्यक्तियों को जो है, या दोनों ही पार्टनर्स को जो है वो ट्रीटमेंट जो है लेना ज़रूरी है। देखते हैं कि डायग्नोसिस और टेस्ट क्या है। तो योर डॉक्टर विल टेक अ मेडिकल हिस्ट्री एंड आस्क यू क्वेश्चन, सम ऑफ देम अबाउट योर सेक्सुअल हिस्ट्री। दे विल ऑल्सो डू अ फिजिकल एग्जामिनेशन टू चेक फॉर रेडनेस और डिसकलरेशन, swelling and pain. Your doctor may order tests that may include lab test of discharge, blood test, urine test. This test may help your doctor diagnose urethritis and the type of infection causing it. तो फिजिकल एग्जामिनेशन तो इसमें ज़्यादातर हो नहीं पाता है, तो मेडिकल हिस्ट्री लिया जाती है डॉक्टर के द्वारा। वो आपसे कुछ काउंसलिंग करते हैं, कुछ सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके बारे में। उसके बाद जो है कि वो जो फिजिकल एग्जामिनेशन अगर वो करते भी हैं तो रेडनेस ज़्यादातर देखते हैं, डिस्कलरेशन, स्वेलिंग या पेन जो है वो देखी जाती है अगर ये हाई लेवल पे अगर तकलीफ़ है तो। उसके बाद जो है डॉक्टर जो है वो आपको कुछ लैब टेस्ट लिख के देते हैं, जो कि आपके जो डिस्चार्ज है, कुछ पस वगैरह या कुछ ब्लड निकल रहा है तो उसके लिए जो टेस्ट लिखी जाती है। उसके बाद ब्लड टेस्ट लिखी जाती है और कुछ यूरिन टेस्ट जो है आपको लिख के देते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो डॉक्टर को हेल्प करते हैं ये डायग्नोसिस करने के लिए कि यूरेथ्राइटिस क्यों है और किस कारण की वजह से है, या फिर इसके अलावा और कोई अगर इन्फेक्शन है तो वो
वो भी जो है वो टेस्ट से जो है वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स आर द मेन ट्रीटमेंट फॉर यूरेथ्राइटिस either alone or in combination. Some of the antibiotics used to treat urethritis include azithromycin, doxycycline, ofloxacin, levofloxacin, ceftriaxone or cefixime. Your doctor may start you on antibiotics even before getting result back if they believe you have the infection. They might also suggest you use an pain reliever. If you have the urethritis from friction or from using irritating chemicals like soap or spermicide, your doctor will suggest that you stop wearing tight clothing, stop using the irritants, and cut back on the time you spend doing the activity that cause friction. तो जो मेन ट्रीटमेंट है यूरेथ्राइटिस के लिए वो है एंटीबायोटिक्स। तो अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स हैं जो इसके लिए डिसाइड किए गए हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सोन और सेफिक्सिम। तो डॉक्टर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो ब्लड टेस्ट आपको लिख के दिया है, जो यूरिन टेस्ट दिया है, हो सकता है उससे पहले ही आपको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दे एंटीबायोटिक्स का। और साथ ही साथ अगर आपको काफ़ी दर्द है तो पेन किलर या फिर पेन रिलीवर जो है वो भी आपको साथ में दे सकते हैं। तो कभी कभी जो कोई चीज़ें हैं वो अगर एनालिसिस से पता चलता है कि आपको कोई केमिकल से, कोई सोप से या स्पोनिसाइड से अगर इन्फेक्शन है तो वो मना भी कर सकते हैं। कोई घर्षण से अगर आपको हो रहा है तो टाइट कपड़े जो हैं वो आपको पहनने से मना करते हैं। साथ ही जो कुछ सोप्स वगैरह या फिर कुछ केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको मना किए जाते हैं। उसके अलावा अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी समय तक खड़े रहना, काफ़ी समय तक बैठना या कुछ और फिजिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका जो तकलीफ़ है बढ़ रही है, तो वो एक्टिविटीज़ जो है डॉक्टर आपको कट आउट करने के लिए कहते हैं, उसका समय कम करने के लिए कहते हैं या फिर डिसकंटिन्यूएशन करने के लिए कहते हैं। देखते हैं कि इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं या फिर साइड इफेक्ट क्या हैं जो ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। मैनी एंटीबायोटिक्स डू हैव साइड इफेक्ट दैट कैन इंक्लूड नोशिया, डायरिया, स्टमक पेन. Sometimes antibiotics may interact with other medications. Be sure to discuss all of your medications and over-the-counter treatments with your doctors or pharmacist. Make sure to take all of your antibiotics as instructed by your doctor. Usually, you will need to take the medication for the week to 10 days. You will probably begin to feel better after a few days, but it's important to make sure that you take the entire prescription. तो कुछ एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्रिप्ट किए जाते हैं तो उसके भी कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नौशिया, उल्टी जैसा लगना, डायरिया आना या फिर पेट में जलन जैसा महसूस होना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एंटीबायोटिक जो आपकी जो मेडिकेशंस है, किसी को हार्ट के लिए, किसी को बीपी, शुगर, अलग अलग के लिए मेडिकेशन लेते हैं तो उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो बेटर है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो सब चीज़ें जो है आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हफ्ता भर या 10 दिन के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के बाद आपको अच्छा लगे, पर मेडिकेशन आप इसका पूरा लीजिए ताकि जो इन्फेक्शन जो अंदर से है वो पूरा तरीके से बाहर निकल जाए। उसके बाद आते हैं प्रिवेंशन पे। यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूरेथ्राइटिस बाय डूइंग things to avoid getting STIs, such as practicing safe sex and limiting the number of your sexual partners, getting regular tests for STIs if you are sexually active, avoiding chemicals that may irritate your urethra, avoiding एक्शन दैट में इरिटेट योर यूरेथ्रा। तो प्रिवेंशन सब आप यही ले सकते हैं कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्शन लीजिए या फिर टाइमली जो है आप ब्लड टेस्ट जो है कुछ उसकी करवाते जाइए। और हो सके तो पार्टनर्स जो है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं अगर आपके, तो उसकी लिमिटेशन रखें उसमें, और हो सके तो सेफ प्रैक्टिस करें। उसके बाद कोई केमिकल्स वगैरह आपको जिसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है तो उसको आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपको आपकी यूरेथ्रा में जो है इन्फेक्शन या फिर दर्द जो है वो बढ़ाते हैं तो उसे आप कंटिन्यू जो है वो लिमिटेशन में अगर रखें या फिर उससे प्रॉपर तरीके से एक मैनेज कर लें तो हो सकता है कि आपको यूरेथ्राइटिस ना हो या फिर उसके होने के चांसेस कम हो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।